हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग फिर से बात करेंगे डे 10 पर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई का लेवल कैसा रहता है एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कितना स्कोर आप एग्जाम में कर पाएंगे। उसके लिए आपको काफी सारे क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और इन सेशन से ये प्रैक्टिस आपकी बढ़िया लेवल की हो रही है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कितना स्कोर किया आउट ऑफ 50, मुझे कमेंट करके बताइएगा इस सेशन के बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रोग्रामर ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो इन कोर्सेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर बेसिक से एडवांस लेवल तक थ्योरी वाइज पढ़ना है, एमसीक्यू वाइज टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप इन कोर्सेज से कनेक्ट होकर अपनी तैयारी को फुल फ्लेज तरीके से जीरो टू हीरो लेवल पर कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, उनकी मदद से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों, ये रहा वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या था ये? डैश इज यूज्ड प्राइमरली फॉर सिक्योरिटी पर्पस बाय ब्लॉकिंग एंड अलाउइंग द ट्रैफिक। यानी नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन है। नेटवर्किंग में किस डिवाइस का प्रयोग करके मुख्य रूप से यातायात को अवरुद्ध करने और अनुमति देकर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? फायरवॉल, गेटवे, राउटर या गेटवे, कोई बात नहीं। द करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? फायरवॉल का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है नेटवर्किंग में, हमारे पैकेट्स को सुरक्षित रखती है। जो भी पैकेट नेटवर्किंग में जा रहा है उसको सिक्योर करने का काम किसका है? फायरवॉल का है। अनवांटेड एक्सेस ना हो पाए, यानी कोई भी ऐसा अटैक ना हो पाए, कोई दूसरा पर्सन, कोई हैकर मेन सर्वर तक ना पहुंच पाए, इसके लिए लगाई जाती है बीच में फायरवॉल। यस, चलो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। बताइए डीएमए, यहां से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, कंफर्म है। प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और इस साल भी काफी क्वेश्चन आएंगे डीएमए कॉन्सेप्ट पर। क्या होता है डीएमए, जरा मुझे बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? आप जानते हैं डीएमए का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर 3 बनेगा सही जवाब। अब डीएमए होता क्या है ना, जरा इसके बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर डीएमए इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी बेसिक नॉलेज तो आपके पास में होनी चाहिए कि डीएमए आखिरकार क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी मेमोरी को बिना सीपीयू के एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड डीएमए। इसका मतलब क्या हुआ? बिना सीपीयू के मेमोरी को एक्सेस करना। आइए बहुत डिटेल में समझते हैं, हैव अ लुक। क्या समान रूप से सीपीयू ही मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे अगर हमें कीबोर्ड चलाना है, हमें माउस चलाना है, हमें प्रिंटर चलाना है, तो यहां पर 2 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। क्या? मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनके बीच का जो आदान प्रदान है वो कौन कर रहा है? सीपीयू। सीपीयू का काम होता है कंट्रोल करना, मैनेज करना। तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जितना भी काम होता है वो सीपीयू करता है। लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि सीपीयू अगर सारा काम देखेगा, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, तो सीपीयू बहुत बिजी हो जाएगा। और अगर सीपीयू इतना बिजी हो जाएगा तो सीपीयू प्रोसेसिंग कब करेगा? सोचिए, अगर आप पढ़ने के अलावा सारे काम करते हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप धनिया पुदीना लेकर आ रहे हैं, है ना, आप घर की सफाई कर रहे हैं, अगर आप सारा काम खुद करेंगे
तो पढ़ाई कौन करेगा, थक जाएंगे ना। यही काम सीपीयू को भी कहा गया कि जितना काम मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच का है वो सीपीयू कर रहा था, लेकिन कहा क्या गया, इससे सीपीयू की गति धीमी हो जाती है। इतना काम करने पर सीपीयू की जो गति है, जो स्पीड है, वो क्या हो गई, स्लो हो गई, क्योंकि उसे हर छोटे डेटा ट्रांसफर में समय देना पड़ता है। क्योंकि सीपीयू को मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में कोई भी डेटा ट्रांसफर होगा उसमें टाइम तो देना होगा। तो सीपीयू बेचारा थक जाता था, थक के चूर हो जाता था और वो अपनी प्रोसेसिंग नहीं कर पाता था। इसके लिए क्या हुआ, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कंट्रोलर को इस समस्या का हल किया गया कि ये जो समस्या आई इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डीएमए कंट्रोलर है। इस समस्या को हल करने के लिए क्या लाया गया, डीएमए कंट्रोलर लाया गया। डीएमए कंट्रोलर सीधे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर कर देता है। अब सोचो, आपको बार बार मार्केट ना जाना पड़े। इसका ऑल्टरनेट क्या है कि आपका जो छोटा भाई है या छोटी बहन है ना, ये आपका कोई रिलेटिव है या कोई फैमिली मेंबर है, आपने उससे रिक्वेस्ट कर ली कि देखो मेरा तो एग्जाम लगा हुआ है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये काम तुम कर सकते हो, एग्जाम होने के बाद मैं कर लूंगा। तो वो जो पर्सन है वो क्या हो गया, डीएमए कंट्रोलर हो गया, क्योंकि उसने आपकी जगह पर वो काम किया। तो डीएमए कंट्रोलर क्या कर रहा है, सीधे मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, सीपीयू का काम फिर क्या रहा, क्या सीपीयू सो गया, जी नहीं, क्योंकि सीपीयू के पास में तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो सीपीयू क्या करेगा, इस पूरे जो भी प्रक्रिया है उसको शुरू कर देगा। सीपीयू केवल ट्रांसफर शुरू करता है। ट्रांसफर यानी उसने बता दिया कि देखो ये काम करना है और करना तुम्हें है। किसे करना है, डीएमए कंट्रोलर को। तो सीपीयू केवल ट्रांसफर शुरू करता है और अंत में डीएमए सीपीयू को सूचित करता है कि काम पूरा हो गया। यानी सीपीयू एक प्रकार का मैनेजर हो गया जिसका काम है सब चीज को मैनेज करना, डीएमए कंट्रोलर को कहना कि इस काम को पूरा करो। यह बता दिया। अब काम पूरा होने के बाद में जो डीएमए कंट्रोलर है वो सीपीयू को बाद में बताएगा कि यह काम मेरे द्वारा पूरा हो चुका है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। समझ में आया? वेरी गुड। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। द डीएमए ट्रांसफर आर परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रोल सर्किट कॉल्ड एज। डीएमए स्थानांतरण एक नियंत्रण सर्किट द्वारा किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो डीएमए ट्रांसफर जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डीएमए कंट्रोलर के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, डीएमए कंट्रोलर। डिवाइस इंटरफेस नहीं, डेटा कंट्रोलर नहीं, ओवरलुकर नहीं। कर लिया आपने ये। तीसरा करो। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीएमए ट्रांसफर द प्रोसेसर इज नोटिफाइड बाय। डीएमए स्थानांतरण पूरा होने के बाद में प्रोसेसर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? प्रोसेसर को कौन सूचित करेगा? सीपीयू को कौन सूचित करेगा कि काम हो गया है? डीएमए कंट्रोलर सूचित करेगा। लेकिन इसके लिए वो क्या करता है? एक इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। यानी सीपीयू जो काम कर रहा होता है उससे कहता है रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो कि जो काम मुझे तुमने दिया था डेटा ट्रांसफर का वो पूरा हो चुका है। तो वो क्या करेगा? डीएमए कंट्रोलर एक इंटरप्ट भेजेगा। आंसर क्या है? इंटरप्ट सिग्नल। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। नेक्स्ट, द डीएमए कंट्रोलर हैज डैश रजिस्टर। तो सीपीयू की जगह पर कौन काम कर रहा है? डीएमए कंट्रोलर। और डीएमए सीपीयू के अंदर क्या होते हैं? रजिस्टर। तो क्या डीएमए कंट्रोलर के पास में भी रजिस्टर है? जी हां, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी है। तो डीएमए नियंत्रक में डैश रजिस्टर होते हैं। कितने रजिस्टर होते हैं डीएमए कंट्रोलर में? 4, 2, 3 या 1? आंसर है 3 रजिस्टर। द करेक्ट आंसर इज डीएमए कंट्रोलर हैज 3 रजिस्टर्स, जिसमें डेटा को रीड किया जा रहा है, जिसकी मदद से डेटा को स्टोर किया जा रहा है, जिसकी मदद से डेटा को एक्सेस किया जा रहा है। टोटल रजिस्टर कितने हैं? 3 है। नेक्स्ट,
द डीएमए ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय, कह रहे डीएमए का जो स्थानांतरण है ये किसके द्वारा शुरू किया जाता है? प्रोसेसर के द्वारा, प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड के द्वारा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब पूरी कहानी से आपको लग रहा होगा कि जो डीएमए ट्रांसफर है ये शुरू करने का काम कौन कर रहा है? सीपीयू। सीपीयू ने आदेश दे दिया, लेकिन उसको कर कौन रहा है? डीएमए कंट्रोलर कर रहा है। लेकिन यहां पर आंसर क्या बनेगा? इनिशिएटेड बाय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या होगा आंसर? आईओ डिवाइसेस। क्यों, जरा समझते हैं। डीएमए की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों? क्योंकि अगर काम हल्का फुल्का होता तो वो तो सीपीयू कर लेता। काम जो था वो बड़ा था। इनपुट आउटपुट का जो काम होता है वो कंप्यूटर में बहुत बड़ा काम माना जाता है, जिसमें सीपीयू की मेन तौर पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन क्योंकि सीपीयू बेचारा अकेला होता है तो उसे वो काम जबरदस्ती करना पड़ रहा था, जिसका ऑल्टरनेटिव क्या निकल के आया? डीएमए कंट्रोलर। समझ में आ गई ना बात? तो कह रहा है कि द डीएमए ट्रांसफर इज इनिशिएटेड बाय, डीएमए स्थानांतरण किसके द्वारा शुरू किया गया? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से ही डीएमए का रोल इनिशिएट हुआ, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होती तो काम सीपीयू करता रहता, लेकिन क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना था इसलिए क्या लेकर आए? डीएमए कंट्रोलर लेकर आए। तो आंसर क्या बनेगा? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएमए ट्रांसफर डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर डेटा डैश। बताओ, डीएमए स्थानांतरण के दौरान डीएमए नियंत्रक डेटा को डैश स्थानांतरित करता है? डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी और रजिस्टर। क्या डेटा को जो ट्रांसफर है डीएमए में वो मेमोरी और रजिस्टर के बीच में है? नहीं। डायरेक्टली बिटवीन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड मेन मेमोरी। जी हां, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी के बीच में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। डायरेक्टली फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू? नहीं, सीपीयू तो सिर्फ इनिशिएट करेगा प्रोसेस को और सो जाएगा, बाकी काम डीएमए कंट्रोलर करेगा, तो तीसरा भी नहीं। डायरेक्टली फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी? जी नहीं। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डायरेक्टली बिटवीन द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड मेन मेमोरी, इसी के बीच में तो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट, विच मेथड बाईपास द सीपीयू फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर? कौन सी विधि कुछ प्रकार के डेटा स्थानांतरण के लिए सीपीयू को बाईपास करती है? बाईपास का मतलब कि उससे होकर ना गुजरा जाए, यानी सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसे क्या बोल देंगे? बाईपास बोल देंगे। विच मेथड बाईपास दी सीपीयू? किस मेथड में सीपीयू की जरूरत नहीं होती? फॉर सर्टेन टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर, कुछ डेटा ट्रांसफर के लिए। डीएमए में नहीं होती। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज द करेक्ट आंसर, है ना, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट देखो, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीएमए इज, डीएमए का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो ये जो मैं इतनी बड़ी चर्चा कर रहा हूं डीएमए को लेकर, जिसमें सीपीयू को इनपुट आउटपुट का काम नहीं दिया जाता है, बाकी इंपॉर्टेंट काम दिए जाते हैं करने के लिए, तो इस पूरे रोल में डीएमए का एडवांटेज क्या लग रहा है आपको? इट रिड्यूसेस मेमोरी साइज। क्या ये मेमोरी के साइज को कम कर रहा है डीएमए? नहीं तो। इट रिड्यूसेस सीपीयू इन्वॉल्वमेंट इन डेटा ट्रांसफर। ये सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट को कम कर रहा है, सीपीयू के हस्तक्षेप को कम कर रहा है। जी हां, बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। क्या इससे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी? नहीं। इट रिड्यूसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या इससे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की संख्या कम हो जाएगी? जी नहीं। करेक्ट आंसर मिल चुका है, ये सीपीयू के हस्तक्षेप को कम कर रहा है। इट रिड्यूसेस द सीपीयू इन्वॉल्वमेंट इन डेटा ट्रांसफर। क्लियर कर लिया आपने अपने आप? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग द डेटा ट्रांसफर द डीएमए कंट्रोलर, डेटा स्थानांतरण पूरा होने के बाद डीएमए नियंत्रक क्या करेगा? जब काम पूरा हो जाएगा डेटा ट्रांसफर का, तो डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा? शट डाउन दी सीपीयू, सीपीयू को शट डाउन कर देगा? जी नहीं। सेंड एन इंटरप्ट टू सीपीयू, सीपीयू को एक इंटरप्ट सिग्नल भेजेगा? जी हां,
एक सिग्नल भेजकर उसको बताएगा कि देखो काम हो चुका है। इरेज दी मेमोरी, नहीं। रीस्टार्ट दी इनपुट आउटपुट डिवाइस, जी नहीं। करेक्ट आंसर है सेंड एन इंटरप्ट टू सीपीयू। सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल भेज के बताएगा कि काम हो चुका है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डीएमए। बताओ, लास्ट क्वेश्चन डीएमए से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएमए के बारे में सत्य नहीं है। इट इंक्रीजेस सीपीयू एफिशिएंसी, ये सीपीयू की कार्यप्रणाली या उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, जी हां सही है। इट अलाउस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड मेमोरी टू कम्युनिकेट डायरेक्टली, क्या ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और मेन मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करता है, जी हां ये बात भी सही है। सीपीयू इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व्ड इन डीएमए प्रोसेस, कह रहा सीपीयू बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता डीएमए प्रोसेस में, गलत है। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो सीपीयू ही करेगा, बाकी का काम कौन कर रहा है, डीएमए कंट्रोलर, लेकिन स्टार्टिंग कौन कर रहा है, सीपीयू। तो क्या सीपीयू बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मैनेजर के तौर पर इन्वॉल्व हो रहा है, शुरुआत भी कर रहा है और काम खत्म होने के बाद डीएमए कंट्रोलर रिपोर्ट भी किसको कर रहा है, सीपीयू को। तो इसका मतलब क्या सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है, तो सीपीयू इज नॉट ऑल इन्वॉल्व्ड इन डीएमए प्रोसेस, ये गलत हो गया, यही आंसर बनेगा। आखिरी क्या है, डीएमए कंट्रोलर जनरेट एड्रेस फॉर डेटा ट्रांसफर, जी नहीं। डीएमए कंट्रोलर तो कोई एड्रेस नहीं जनरेट कर रहा है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया, वेरी गुड। तो डीएमए कंट्रोलर क्या होता है और यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ये बात समझ में आ गई। अब डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे, है ना, इतने टैलेंटेड तो आप हैं। एक बार चीज समझने के बाद में गलती तो नहीं करते हैं आप, यस टैलेंट है लेकिन घमंड नहीं करते। नेक्स्ट देखो, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज ईच डिवाइस कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ सेंट्रल नेटवर्क स्विच, कह रहे किस प्रकार के नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस सीधे केंद्रीय नेटवर्क स्विच से जुड़ा होता है, रिंग, ट्री, मैश या स्टार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहां पर एक चीज मिल रही है क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या है, सेंट्रल, है ना, सेंट्रल नेटवर्क, सीधे केंद्रीय नेटवर्क। और ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल नेटवर्क का यूज होता है, वो स्विच भी हो सकती है, वो हब भी हो सकता है, वेरी गुड। स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस है वो हब होती है ना, वो आजकल के टाइम पर स्विच भी हो सकती है, लेकिन सेंट्रल डिवाइस का होना कंपलसरी है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम, कह रहा है बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होती है, इसका पर्पस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, टू प्रिवेंट द डेडलॉक, टू डिटेक्ट द डेडलॉक, टू सॉल्व द डेडलॉक, या ऑल ऑफ दिस। आंसर होगा टू प्रिवेंट डेडलॉक। ये डेडलॉक को लगाने में क्या करती है, रक्षा करती है कि कहीं डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, है ना, डेडलॉक ना लग जाए। इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। अब ये डेडलॉक होता क्या है, मान लीजिए आप एक शादी में गए, वहां पर एक प्लेट थी और खाना आपको खाना था, लेकिन दो दोस्त गए थे, दो लोग शादी में गए थे, दोनों दोस्त थे, प्लेट एक थी जिसमें आपको खाना खाना था। अब आपने प्लेट उठा ली और आपका दोस्त बैठा हुआ है, अब क्या होगा, प्लेट तो एक ही है, वो कह रहा है मुझे दे दो, आपने कहा नहीं पहले मैं खा लूं, वो कह रहा है नहीं मुझे दे दो। तो इसमें क्या हुआ, क्या रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जी हां। अब आप भी नहीं खा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे दे दो ठाकुर, ये प्लेट मुझे दे दो, है ना। और मान लीजिए कि एक चम्मच थी, चम्मच उसने ले ली, प्लेट आपने ले ली। अब आप बिना चम्मच के खा नहीं पा रहे हैं, वो बिना प्लेट के नहीं खा पा रहा है, तो क्या लग गया, डेडलॉक लग गई, है ना, काम फंस गया दोनों तरफ से।
तो इसी कंडीशन को बोलते हैं डेडलॉक का लगना। और डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना क्या है डेडलॉक? यस। नेक्स्ट, द 4 नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक आर। गतिरोध के लिए 4 आवश्यक शर्तें क्या है? कह रहे डेडलॉक लगने की जो कंडीशन है वो क्या है, कब डेडलॉक लगता है? डेडलॉक, स्टारवेशन, प्रीएम्पशन या शेड्यूलिंग, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन या सर्कुलर वेट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, शेड्यूलिंग, रिसोर्स एलोकेशन या स्टारवेशन, या प्रीएम्पशन, डेडलॉक, म्यूचुअल एक्सक्लूजन या रिसोर्स शेयरिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डेडलॉक कब लगेगा? जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब कि रिसोर्स लिमिटेड है, एक प्लेट है और एक चम्मच है, और दोनों आपस में सहमति नहीं है। ना आप प्लेट दे रहे हैं, ना वो आपको चम्मच दे रहा है, स्पून दे रहा है। तो क्या हो गया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, मतभेद हो गया, आपस में लग गया डेडलॉक। होल्ड एंड वेट की कंडीशन, आप एक चीज होल्ड करके बैठे हैं और दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। आपके पास प्लेट है और आप चम्मच यानी स्पून के लिए वेट कर रहे हैं, उसके पास स्पून है और वो प्लेट का वेट कर रहा है। होल्ड एंड वेट की कंडीशन, लग गया डेडलॉक। नो प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन का मतलब होता है छीना झपटी। कोई भी छीना झपटी ना हो तो डेडलॉक लग जाएगा। अब सोचो, उसने अगर प्लेट आपसे छीन ली तो डेडलॉक की कंडीशन खत्म। तो प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की छीना झपटी नहीं होनी चाहिए, तो डेडलॉक लग जाएगा। और सर्कुलर वेट, ये वेट लगातार हो रहा है, आपको चम्मच चाहिए, स्पून चाहिए, नहीं मिल रही, उसको प्लेट चाहिए, उसको नहीं मिल रही, और ये बार बार एक दूसरे से रिक्वेस्ट करे जा रहे हैं कि मुझे दे दो, वो कह रहा है मुझे दे दो, है ना। तो ये सर्कुलर वेट हो गया, इसका मतलब डेडलॉक की कंडीशन लग गई। समझ में आ गया ये क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक? निम्नलिखित में से कौन से डेडलॉक के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, सहमति नहीं होगी आपस में, तो डेडलॉक लग जाएगा, ये सही है। होल्ड एंड वेट होगा तो भी डेडलॉक लग जाएगा। नो प्रीएम्पशन, छीना झपटी नहीं होगी तो भी डेडलॉक लग जाएगा। सर्कुलर शेड्यूलिंग, ये गलत है, सर्कुलर वेट होता है, सर्कुलर शेड्यूलिंग नहीं होता, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का होना जरूरी है, होल्ड एंड वेट का होना जरूरी है, नो प्रीएम्पशन का होना जरूरी है, और सर्कुलर वेट का होना जरूरी है, तभी डेडलॉक लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। गेटिंग? नेक्स्ट, एसिड इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज that guarantee that database transactions are processed reliably. Here A stands for, बताइए, एसिड गुणों का एक समूह है जो यह गारंटी देता है कि डेटाबेस लेन देन विश्वसनीय रूप से संसाधित होते हैं। यहां ए का क्या अर्थ है? आप जानते हैं डेटाबेस में एसिड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एसिड प्रॉपर्टी? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो ए का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। यस, तो ये चारों याद रखिएगा, ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, डी फॉर आइसोलेशन और डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा, एटॉमिक इन नेचर। या तो आपने किसी को 10 रुपए भेजे तो आपके अकाउंट से माइनस होंगे और दूसरे को मिल जाएंगे, या तो होगा ही नहीं, एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता होनी चाहिए। आइसोलेशन का मतलब अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सब अलग अलग काम करेंगे, आइसोलेशन। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि हार्डवेयर डिस्ट्रॉय हो जाने पर भी डेटाबेस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस का मतलब अगर व्हाट्सएप पर आपके पास में कोई डेटा है और आपका मोबाइल खराब हो गया तो क्या वो डेटा चला जाएगा? जी नहीं, है ना। वो आप दूसरे नंबर पे भी लॉगिन करेंगे तो मिल जाएगा,
या ईमेल आईडी पर डेटा है और मोबाइल खराब हो गया तो क्या वो डेटा मिल जाएगा? जी हां, आप जिस भी डिवाइस से लॉगिन करेंगे डेटा मिल जाएगा। यूजर नेम और पासवर्ड आपको बस याद होना चाहिए। तो यानी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए डेटाबेस में, दैट इज कॉल्ड एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट बताइए, इफ यू यूज ईदर टेलनेट और एफटीपी, विच इज द हाईएस्ट लेयर यू आर यूजिंग टू ट्रांसमिट डेटा? बताओ बेटा। कह रहा यदि आप टेलनेट या एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, टेलनेट समझ गए ना, रिमोट प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, एफटीपी मतलब अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है, एफटीपी हो गई। तो डेटा संचारित करने के लिए आप किस उच्चतम स्तर का उपयोग करेंगे? तो ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर का यूज हो रहा है? अगर आप टेलनेट और एफटीपी की बात कर रहे हैं तो क्या 7th लेयर की बात हो रही है? जी हां, और 7th लेयर का मतलब एप्लीकेशन लेयर, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एप्लीकेशन लेयर पर ही तो काम करता है ना, टेलनेट हो गया, एफटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, ये सब आपके किस लेयर पर काम कर रहे हैं? एप्लीकेशन लेयर पर। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, which of the following TCP/IP protocol allows an application program on one machine to send a datagram to an application program on another machine? अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल एक मशीन पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को, दूसरी मशीन पर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटाग्राम भेजने की अनुमति देता है? डेटाग्राम का मतलब यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपने पढ़ा है ना, ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर पर 2 प्रोटोकॉल काम करती है, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन लेस है। डेटाग्राम की बात हो रही है तो आंसर क्या हो जाएगा? यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, है ना, देख लीजिए। एसएमटीपी तो आप जानते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, मेल को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है एसएमटीपी का। X.25 क्या है? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रीवियस ईयर में यहां से भी क्वेश्चन बना। X.25 ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है X.25 जो अब इस्तेमाल नहीं की जाती है, यानी ऑब्सोलीट हो गई है, अब इसका यूज नहीं होता। लेकिन ये है क्या, आइए पढ़ लेते हैं, देखिएगा। कह रहा है X.25 इज एन अर्ली पैकेट स्विच वैन प्रोटोकॉल। वैन का मतलब इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट पर यूज होने वाली पैकेट स्विच प्रोटोकॉल, जिसे बोला जाता है X.25, जो पैकेट्स को सेंड करने में मदद करती है। X.25 एक पुराना पैकेट स्विच वैन प्रोटोकॉल है, ठीक है। X.25 अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुकी है, कह रहा अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? अगर अब इसका इस्तेमाल नहीं होता तो अब इसकी जगह पर क्या यूज हो रहा है? जरा ध्यान से देखो। फ्रेम रिले, एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड और आईपी आधारित नेटवर्क में बदल दिया गया है। यानी अब X.25 की जगह पर किसका यूज हो रहा है? फ्रेम रिलेस का, एटीएम यानी एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड का, और आईपी आधारित नेटवर्क यानी आईपी नेटवर्क का यूज किया जा रहा है। आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6। लेकिन पहले किसका यूज कर रहे थे? X.25 का। याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट करो। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाई एन एरे A -3:10, 5:12? एक सरणी A -3:10, 5:12 द्वारा कितने मान रखे जा सकते हैं? बताइए। ये क्वेश्चन किसका है? डेटा स्ट्रक्चर, एरे का।
और ये किस प्रकार का एरे आपको लग रहा है? 2 डायमेंशनल एरे जहां रोज और कॉलम्स की बात हो रही है, क्योंकि कॉमा से पहले वाला रो होती है और दूसरा क्या होता है, पहले रो होगी दूसरा कॉलम होगा, यानी ये 2 डायमेंशनल एरे है। यस, और यहां पर आपको क्या बताना है कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे, इस एरे में कितनी वैल्यू रखी जा सकती हैं। कैसे करेंगे? तो मैंने आपको इसका जो ट्रिक बताई है, जो शॉर्ट ट्रिक बताई है, वो क्या, दूसरा वाला माइनस पहला वाला प्लस 1, यही बताया था ना, दूसरा वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर प्लस 1, या ये भी कह सकते हैं बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस 1। देखो, अपर माइनस लोअर प्लस 1 फॉर ईच डायमेंशन, हर एक डायमेंशन में ये अप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? जरा करो। पहला क्या है, -3 कॉलन 10 है ना, ये देखो फर्स्ट जो रो गिवन है वो क्या है, -3 कॉलन 10। दूसरा नंबर कौन सा है, 10, तो दूसरा नंबर यानी 10 बड़ा नंबर, अपर माइनस लोअर, 10 माइनस -3, पहला नंबर क्या है, माइनस का 3, ये लिख दिया, और प्लस का 1। तो 10 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 10 प्लस 3 प्लस 1, 10 प्लस 3 13 और 1 14, क्या आ गया, दैट इज 14। ये किसका आया आंसर, इसका आया 14। ऐसे ही इसको भी करो, 5 कॉलन 12 को क्या होगा, दूसरा माइनस पहला, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस 1, यानी 12 माइनस 5 प्लस 1, क्या हो गया, 13 माइनस 5, और 13 माइनस 5 को क्या लिखेंगे, 8। तो पहले वाले का आ गया 14 और दूसरे वाले का आ गया 8। क्या कह रहा है फॉर्मूले में, देन मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 112। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3, यानी 112 इज द राइट आंसर। समझ में आया? कर लेंगे ना, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जरा एक और दे रहे हैं, ये करो। अब ये 3 डायमेंशनल एरे है, फॉर एरे बी 0 कॉलन 4 1 कॉलन 6 2 कॉलन 5, टोटल एलिमेंट कितने होंगे बताइए। अब यहां पर कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। ये रो है, ये कॉलम है, ये आपके पेजेस हो सकते हैं, शीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, विथ हो सकती है ना, कुछ भी बोल दीजिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, वही बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर प्लस 1 करो, अपर माइनस लोअर प्लस 1। तो 4 माइनस 0 प्लस 1, क्या आ गया, 5 माइनस 0, यानी 5 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन। दूसरा क्या है, 1 कॉलन 6, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर बड़ा नंबर यानी 6 माइनस 1 प्लस 1, तो 6 आ जाएगा नॉर्मली। 6 माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 6 आ गया नॉर्मली। यस, 5 माइनस 2 प्लस 1, यानी 6 माइनस 2 यानी 4। अब कितने नंबर मिले हमें, एक 5 मिल गया रोज का, ये कॉलम्स का 6 और तीसरे डायमेंशन का 4। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 6 इंटू 4 दैट इज 120। कर लिया ना, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 120। आसान है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, है ना, बाकी तो आप कर लेंगे। बस ये याद होना चाहिए कि बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर प्लस 1 और फिर मल्टीप्लाई लास्ट में, है ना, बस इतना ही तो याद रखना है, छोटा सा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, करिए। और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऐसा हो नहीं सकता कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, आएगा ही आएगा। ये नंबर बदल दिए जा सकते हैं, है ना, ये नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या ये आएगा एग्जाम में, यस। करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ। कर लेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो
देखो कह रहा इफ अ क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट हैज अ सबनेट मास्क ऑफ 255.248.0 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। यदि इंटरनेट पर क्लास बी नेटवर्क का सबनेट मास्क 255.255.248.0 है तो प्रति सबनेट होस्ट की अधिकतम संख्या कितनी होगी। क्या बताना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट्स पर सबनेट, है ना, ये बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट यानी सर्वर पर सबनेट में होंगे, ये बताना है आपको। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबनेट मास्क हमें क्या गिवन है, ये 255.248.0। आईपी एड्रेस याद है ना, IPv4, ऐसे ही तो लग रहा है ये IPv4 एड्रेस ही तो है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का। कितनी ऑक्टेट होती हैं, 4 ऑक्टेट, 1 2 3 4। हर एक ऑक्टेट कितने बिट की होती है, 8 बिट की। तो 8 इंटू 4 क्या हो जाता है, 32 बिट। तभी तो हम कहते हैं कि IPv4 हमारा 32 बिट का एड्रेस है। क्या ये बात समझ में आई। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 255 है, ये जो 255 है, इसका मुझे बाइनरी निकाल के दो, तो क्या निकाल लेंगे, बहुत आसान है। अगर ये 8 बिट का है और हर एक ऑक्टेट की रेंज 0 से 255 की होती है, इसका मतलब 255 की जगह पर 8 बार 1 लिख दें तो ये बाइनरी हो जाएगा। जरा ध्यान दो, 255 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, 8 बार 1, क्योंकि 8 बिट का ये होगा और रेंज कितनी होती है, 0 से 255, तो यानी सभी बिट में क्या होगा, 1 1, तभी तो ये 255 कहलाएगा, यानी ये 8 बिट का हो गया। अगला भी 255 है, ये वाला भी क्या है, 255 255, इसका मतलब ये भी कितने बिट का हो गया, 8 बिट का। लेकिन क्या ये भी 8 बिट है, नहीं। बस यही फाइंड आउट करना है कि ये 248 कितनी बिट है। या तो 248 का बाइनरी निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कितने 1 है, और जितनी बार 1 आया उतनी बिट हो जाएगी। यानी अगर 248 का बाइनरी निकालेंगे 8 बिट में तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0, ये मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है, सर ये बाइनरी निकालना टफ हो सकता है 248 का। आप गलत भी कर सकते हैं, 248 का बाइनरी निकालने को दिया जाए 8 बिट में निकालिए, तो हो सकता है आप ना निकाल पाए। फिर क्या करेंगे, इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो। क्या, हमेशा जो भी नंबर ये देखो, बाकी तो सब 255 है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया। जो 255 नहीं है उसको 256 से माइनस कर दो। किससे, 255 से नहीं, 256 से माइनस करो, क्योंकि जो टोटल रेंज बनेगी वो 0 से लेकर कितनी होती है, 255। तो काउंट करेंगे 0 से 255 कितना हो गया, 256 हो गया टोटल। तो 256 को 248 से माइनस कर दो, क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये 8 जो आया इसको 2 की पावर में लिख दो, तो क्या हो गया, 2 की पावर 3। अब ये जो 3 आया पावर में, इसको 8 में से माइनस कर दो, 8 बिट में से हमेशा, तो क्या आ गया, 8 माइनस 3 यानी 5 बिट। या अगर आप बाइनरी निकाल लेंगे तो क्या होगा, कितनी बार 1 आया, 1 2 3 4 5, यहां पर 5 बार 1 है, तो इतनी ही बिट हमारी हो जाती है 5 बिट। कुछ समझ में आया। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका बहुत सरल तरीका है जो कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में, है ना, हमें गलती से बचना है। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली बाइनरी में करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे बढ़िया यह है कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट ना करें। जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को सीख लें। क्या मैंने ट्रिक बताई, जरा फिर से देखो। 248 गिवन था, इसको 256 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 8 आ गया। जो आया उसमें 2 की पावर में कन्वर्ट कर दो, क्या आया, 2 की पावर 3। अब ये जो पावर में 3 आया इसको 8 में से माइनस कर दो, जो भी पावर में है उसे 8 में से माइनस कर दो, 8 माइनस 3 5 बिट। समझ में आ गया। अब यहां पर टोटल बिट कितनी आई,
8 प्लस 8 प्लस 5, ये 0 है ना। इस 0 को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, 8 बार 0 लिख दो, है ना। इस 0 का मतलब 8 टाइम्स 0, इससे कोई लेना देना नहीं होता लास्ट वाला से, है ना। ये तो 0 0 हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें 255 से मिल गया 8 बिट, इस 255 से मिल गया 8 बिट, और इस 248 से मिल गया 5 बिट, यानी टोटल बिट की संख्या कितनी मिली? 8 प्लस 8 प्लस 5, कितना हो गया? 21 बिट। लेकिन आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। 32 माइनस 21 कर दो, आईपी एड्रेस होता कितना है? 32 बिट का। लेकिन यहां से हमें कितनी बिट मिल रही है? 1 वाली। आंसर है 21 बिट। तो हम क्या कर देंगे? 32 माइनस 21, क्या आ गया? 11। अब यहां पर एक फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ होस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम होस्ट पर सबनेट बराबर 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 2, यानी n का मतलब ये 11, तो 2 की पावर 11 माइनस 2। फॉर्मूला क्या लगा? 2 की पावर n माइनस 2, n का मान क्या है? 11, तो 2 की पावर 11 माइनस 2, 2 की पावर 11 का मतलब 2048, और माइनस 2 का मतलब 2046। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया? 2046 इज द आंसर। ये कुछ कुछ समझ में आया? ये क्वेश्चन आएगा जरूर, और यकीन मानिए कि ये इसका आंसर विद इन अ सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में दिया जाता है इसका आंसर। लेकिन हमें टाइम क्यों लगा? क्योंकि आपको समझाना था, है ना। डायरेक्टली अगर आप देखो इसको, अगर हम शॉर्टकट में करें तो ये 8 बिट हो गई, ये 8 बिट हो गई, 16 बिट। ये हमें फाइंड आउट करना है। 256 माइनस 248 करके, फिर जो आएगा उसको 2 की पावर में कन्वर्ट करके, फिर जो आएगी वैल्यू पावर में, है ना, जो पीछे हमने बताया पावर में जो वैल्यू आई उसको 8 में से माइनस करके, जितनी बिट है उसको जोड़ देंगे, 32 में से माइनस कर देंगे, फिर 2 की पावर n माइनस 2 लगा देंगे। आगे ना, बस इतने ही स्टेप तो याद रखने हैं, कर लेंगे। अगर हाँ, अगर समझ में आ गया है तो जरा ये करके दिखाओ, करो। अ क्लास बी नेटवर्क हैज अ सबनेट मास्क of 255.255.254.0. What is the maximum number of host per subnet? बताओ। क्लास बी नेटवर्क का सबनेट मास्क 255.255.254.0 है। प्रति सबनेट होस्ट की अधिकतम संख्या कितनी होगी? करो। यही गिवन है। 255 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 8 बिट। फिर 255 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 8 बिट। अब 254 गिवन है, 254 का मतलब 256 से माइनस कर दीजिए, 256 से माइनस कर दो, या तो आप 254 का बाइनरी निकाल लो, है ना, तो आपको मिल जाएगा। कितने आ रहा है? ये आएगा बाइनरी निकाल के। इसमें 1 काउंट कर लो, कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बिट हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया, 256 को 254 से माइनस कर दो, क्या आया? 2 आया। इस 2 को 2 की पावर में एक्सप्रेस कर दो, तो 2 की पावर 1, पावर को 8 में से माइनस कर दो, 8 माइनस 1, पावर को 8 में से माइनस, तो 8 माइनस 1 क्या आ गया? 7 बिट। टोटल बिट कितनी मिल गई? 8 प्लस 8 प्लस 7, 23 बिट्स। होती कितनी आईपी एड्रेस में? 32 बिट। 8 4 जा 32, 32 बिट। 32 माइनस 23 कर दो, 9 बिट। अब फॉर्मूला लगा दो, 2 की पावर n माइनस 2, n की जगह पर क्या है? 9, 2 की पावर 9 माइनस 2, 2 की पावर 9 का मतलब 512, माइनस 2 का मतलब 510। तो आंसर क्या आ गया? जेब में रख के घर ले जाइए। द करेक्ट आंसर इज 510। बन गए हीरो। समझ में आया? 510 इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे अब इस तरीके का क्वेश्चन, एक और करवा दे, कर लो। ये करो। अ क्लास बी नेटवर्क हैज द सबनेट मास्क
255, 255.252.0 व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट निकालो, है ना। ये दिया हुआ है आपको एक आईपी एड्रेस यहां पर, और क्या रहा है क्लास बी नेटवर्क का सबनेट मास्क, अगेन ये है प्रति सबनेट होस्ट की अधिकतम संख्या, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पूछा है आपसे। करो, सबसे पहला काम क्या है, ये आपने सबनेट मास्क लिख लिया। 255 का मतलब 8 बिट, फिर 255 का मतलब 8 बिट, 252, है ना, इसको कैलकुलेट करना है बस। 252 का बाइनरी निकाल लो, ये एक डेसिमल है, इसका बाइनरी निकाल लो, है ना, 1 काउंट कर लो, आंसर हो जाएगा। या फिर 256 में से 252 को माइनस करो, 256 माइनस 252 कितना आया 4, 4 को 2 की पावर में लिख दो तो क्या हो गया 2 की पावर 2, 8 में से माइनस कर दो पावर को, पावर कितनी है 2, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6 बिट, तो टोटल बिट कितनी आ गई 8 प्लस 8 प्लस 6 यानी 22 बिट। अब इस 22 बिट को किससे माइनस करना है 32 बिट से, टोटल आईपी एड्रेस 32 बिट, 32 माइनस 22 10 बिट। अब फॉर्मूले में लगा दो 2 की पावर n माइनस 2, तो 2 की पावर 10 माइनस 2, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 माइनस 2, तो 1024 माइनस 2 1022, ये हो गया आंसर। जेब में रख के घर ले जाइए, 1022 इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया, यही क्वेश्चन मिलेंगे डिट्टो, अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन, ऑप्शन भी डिफरेंट नहीं होंगे, है ना, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा, निकाल लेंगे बहुत आसानी से। मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट, गलती तो नहीं करेंगे। एक और करके दिखा दो फटाफट। अ क्लास ए नेटवर्क है सबनेट मास्क ऑफ 255.254.0.0, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। करो, ये दिया हुआ है सबनेट मास्क आपका, है ना, इसी से आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट। करिए, तो कैसे करेंगे, ये सबनेट मास्क गिवन है, पहला है 255 यानी ये तो 8 बिट हो गया, 255 का मतलब 8 बिट, 254 क्या ये 8 बिट है, नहीं ये कम है, तो कम है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने 1 है, तो या तो 254 का बाइनरी निकाल लो, 1 काउंट कर लो, उतनी बिट हो गई, या फिर जो मैंने बताया वो कर लो, 256 256 माइनस 254 कितना आया 2 आया, इसको 2 की पावर में लिख दो, 2 का मतलब 2 की पावर 1 हो गया, जो पावर है उसको 8 में से माइनस कर दो, 8 माइनस 1 कितना आ गया 7 बिट। टोटल कितनी बिट्स मिल गई, ये तो 0 0 है, इनसे कोई मतलब नहीं बचा। 8 प्लस 7 15 बिट, 8 प्लस 7 टोटल बिट कितनी हो गई 15, होनी कितनी चाहिए आईपी एड्रेस में 32 बिट, 32 में से 15 को माइनस कर दो, 32 माइनस 15 कितना हो गया 17 बिट। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर 17 माइनस 2, 2 की पावर 17 का मतलब 131072 माइनस 2 करेंगे कितना आ गया 131070। द करेक्ट आंसर इज आपके सामने है 131070, दैट इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे, छप गया, समझ में आ गया, आसान लग रहा है अब। तो प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, है ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अब देखो, ये कोई भी दिया हो, क्या क्या दिया हो सकता है, 128 दिया हो सकता है जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो 128 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 256 माइनस 128 कितना आ गया 128, 128 को 2 की पावर में लिखेंगे क्या आ जाएगा 2 की पावर 7, 8 में से 7 को माइनस करेंगे क्या आएगा 1 बिट, है ना। तो बस ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर यहां पर 192 दिया हो तो क्या हो जाएगा 2 बिट हो जाएगा, कैसे 256 माइनस 192 बराबर 64 के 2 की पावर में लिखेंगे 64 को तो 2 की पावर 6 और 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2 बिट। यह डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए तो कितने 1 है 2 1 है तो 2 बिट हो गया। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से 224 को करेंगे
तो 3 बिट आ जाएगा। इसी प्रकार से 240 को कन्वर्ट करेंगे 240 को तो 4 बिट आ जाएगा। इसी प्रकार 248 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 5 बिट आ जाएगा। इसी प्रकार से 252 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6 बिट आ जाएगा और 254 को कन्वर्ट करेंगे तो 7 बिट आ जाएगा और 255 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 बिट आ जाएगा, है ना। बस यही आपको समझना है, निकाल लेंगे ये। बाकी जो 255 गिवन है वहां 8 बिट रखेंगे और अगर इस तरीके का कोई नंबर मिल गया तो उसको बिट में कन्वर्ट कर देंगे और प्लस कर देंगे, 32 में से माइनस कर देंगे, है ना। तो अगर ये आपको निकालना आ गया तो आसान हो जाएगा आपके लिए, या डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं कि 128 में 1 बिट, 192 में 2 बिट, 224 में 3 बिट, है ना। या तो इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये याद हो जाए। बोलो, यहां 8 बिट होगा, है ना। 8 - 0 ये 1 नहीं है, दिस इज 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गई बात। तो ये टेबल भी आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, या कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा टीसीपी का उपयोग करती है? बताओ। टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड। टीसीपी का मतलब क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड। और इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल हैं जो कनेक्शन ओरिएंटेड है? एसएमटीपी, एसटीटीपी, एफटीपी, क्या ये तीनों कनेक्शन ओरिएंटेड हैं? जी हां। डीएचसीपी, टीएफटीपी, ना, ये कनेक्शन लेस है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। डीएनएस और एसएनएमपी, ये भी कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। वीओआईपी भी नहीं है क्योंकि ये भी कनेक्शन लेस है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड और टीसीपी में कौन कौन सी आती है? एसएमटीपी आती है, एसटीटीपी आती है, एफटीपी आती है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट वन। समझ में आ गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि टीसीपी का मतलब होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और यूडीपी का मतलब होता है कनेक्शन लेस। तो टीसीपी में कौन कौन सी प्रोटोकॉल आ रही है यानी कनेक्शन ओरिएंटेड में? एसएमटीपी, पीओपी3, आईमैप, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। और अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों प्रोटोकॉल ईमेल वाली प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी मेल भेजने के लिए और मेल को रिसीव करने के लिए पीओपी3 और आईमैप। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यस, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ये भी आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड है। और टेलनेट और एसएसएच भी कनेक्शन ओरिएंटेड हैं। टेलनेट और सिक्योर सेशन या सिक्योर शेल इसको बोलते हैं, है ना। एसएसएच का मतलब सिक्योर शेल। कनेक्शन लेस में क्या क्या आ जाएगा? डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, टीएफटीपी, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो एफटीपी आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन टीएफटीपी, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस है। डोमेन नेम सिस्टम, कनेक्शन लेस। एसएनएमपी, नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, ये भी कनेक्शन लेस। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी भी कनेक्शन लेस की कैटेगरी में होगी। तो ये याद रखना, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रिवाइज करिएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, टोपोलॉजीज लाइक बस स्टार रिंग ट्री कम्स अंडर विच लेयर इन ओएसआई मॉडल? बताओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन। बस स्टार रिंग ट्री जैसी टोपोलॉजी ओएसआई मॉडल में किस परत में आती है? ये जो टोपोलॉजीज यहां दी हुई हैं ये ओएसआई मॉडल के किस लेयर में आती है? तो टोपोलॉजीज का मतलब क्या होता है? फिजिकल कनेक्शन ऑफ अ नेटवर्क। टोपोलॉजीज का मतलब कि कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। फिजिकल या लॉजिकल कनेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी। तो आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर। ये सब आपकी किस लेयर में आ जाएगा? फिजिकल लेयर में। जितनी भी केबल्स होती हैं, है ना, वो सब किस में आती हैं? फिजिकल लेयर्स में ही तो आती हैं।
चाहे आपकी कोएक्सियल केबल हो, ट्विस्टेड पेयर केबल हो, हाइब्रिड केबल हो, जो भी आपकी वायर्स होती हैं, है ना, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ फिजिकल लेयर। तो आंसर इज लेयर 1, दैट इज फिजिकल लेयर फॉर टोपोलॉजीज। अब इसका आंसर अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, लेकिन याद रखना जो सही है, जो वैलिड है, वो क्या है, फिजिकल लेयर है ना। इसके अलावा कुछ भी लगाएंगे टोपोलॉजी में तो गलत हो जाएगा, रिस्क नहीं लेने का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। बताइए एमएस एक्सेल में वर्कशीट की डिफॉल्ट संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप दो बातें जानते हैं कि एक्सेल शीट में जो वर्कशीट है वो पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग 3 है बाय डिफॉल्ट, और नए वर्जन के अकॉर्डिंग 1 है। तो अब आंसर 3 लगाएं या 1 लगाएं, वैसे तो 1 दिया ही नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा। लेकिन 1 दिया भी होता तो भी आंसर क्या बनता, 3। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वर्जन मेंशन ना हो एक्सेल में, देखो कोई वर्जन मेंशन नहीं है कि 2003 की बात कर रहे हैं या 365 की बात कर रहे हैं या 2024 की बात कर रहे हैं, कोई वर्जन मेंशन नहीं है ना, तो 3 होगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर वर्जन मेंशन हो गया कि 2003 के अकॉर्डिंग बताइए बाय डिफॉल्ट कितनी शीट, तो 3 हो जाएगा। 2007 के अकॉर्डिंग भी 3, 2010 वर्जन के अकॉर्डिंग भी बाय डिफॉल्ट 3 शीट, 2016 के अकॉर्डिंग 1, 19 के अकॉर्डिंग 1, 2021 के अकॉर्डिंग 1 बाय डिफॉल्ट, 24 के अकॉर्डिंग 1 बाय डिफॉल्ट, और 365 के अकॉर्डिंग भी 1। इसका मतलब 3, 7 और 10 वर्जन में 3 बाय डिफॉल्ट शीट्स है ना, 3, 7 और 10। बाकी इसके अलावा आप देखिए 16, 19, 16 से लेकर जितने भी लेटेस्ट हैं, है ना, इन सभी केसेस में क्या होगा, 1 बाय डिफॉल्ट वर्कशीट। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। क्लियर है ना? होगा ही क्लियर, और होना भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन वर्जन अगर मेंशन ना हो तो 3 होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। ऐसे क्वेश्चन कैंडिडेट गलत कर देते हैं। अगर पढ़ोगे नहीं इस तरीके के क्वेश्चन तो गलत होने तय हैं। जरा बताओ, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, कितने प्रकार के होते हैं कार्य क्षमता के बेसिस पर, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर। आंसर इज धोनी, थाला फॉर अ रीजन, है ना, 7। धोनी का लकी नंबर 7। यस, तो आंसर इज 7 टाइप्स। कौन कौन से? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। टोटल कितने हो गए? दैट इज 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। तो जरा इनके नाम भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है, इनके नाम भी याद रखिएगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो है आईबीएम का मेन फ्रेम्स। जो पुराने कंप्यूटर्स थे आईबीएम के, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, नाम सुना होगा आपने, आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जहां पे बड़ा बड़ा डेटा स्टोरेज होता है ना। मेन फ्रेम्स का मतलब जो रेलवेज में, बैंक्स में यूज होते हैं फॉर दी बैकअप पर्पस। तो आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये आएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग मतलब जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग का मतलब जैसे गूगल आपका कैसा है, टाइम शेयरिंग है, वो हर एक को टाइम डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी विंडोज, यूनिक्स और लाइनक्स, ये आपके किस में आ जाएंगे, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग में आ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा आ जाएगा, अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लान 9, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, नोवल नेटवेयर और विंडोज सर्वर, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का फेमस एग्जांपल है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं,
जैसे एटीएम मशीन में यूज होने वाले, रोबोट में यूज होने वाले, रियल टाइम। VX वर्क्स इसका एग्जाम्पल है और QNX इसका एग्जाम्पल है। या RT लाइनेक्स भी आता है जिसको RT लाइनेक्स बोलते हैं, रियल टाइम लाइनेक्स, VX वर्क्स, QNX, these are the example of real time operating system। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कई सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, यूनिक्स एंड लाइनेक्स अगेन जो मल्टीटास्किंग भी है ना। देखिए यूनिक्स लाइनेक्स मल्टीटास्किंग भी और मल्टी यूजर भी है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक टास्क ही कर सकते हैं, इसमें आपका बहुत फेमस है MS-DOS। और मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको सिंगल टास्किंग के बेसिस पर बनाया गया, जैसे एंड्रॉइड और iOS। तो मोबाइल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड और iOS और MS-DOS, दीज आर कॉल्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को संचालित करने के लिए प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन में यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट कार्ड, जी नहीं। एम्बेडेड, जी हां। मोबाइल फोन में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं जो स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए ही बनाए गए। कार में चलाने वाले कार वाले ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड है, मोबाइल में यूज होने वाले मोबाइल के लिए बनाए गए एम्बेडेड हैं, जैसे एंड्रॉइड, iOS, है ना। दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं। द करेक्ट आंसर इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑर्डर देकर बनाए गए, स्पेसिफिकली डिवाइसेस पर चलाए गए, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, अ मॉडर्न वर्क एट विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन और कंफ्यूजन से भरा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर अक्सर कैंडिडेट गलत करते हैं। आप देखते हैं सही कर पाते हैं, गलत करते हैं, हैव अ लुक। बताओ, मॉडेम तो आप जानते हैं ना, टेलीफोन लाइंस में मॉडेम का यूज होता है। डायल अप नेटवर्क भी बोलते हैं, डायल अप कनेक्शंस भी बोलते हैं। बताओ, अब मॉडेम वर्क एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का मतलब क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला। मॉडेम की खास बात यह है कि यह 2 लेयर्स पर काम करता है। कौन कौन सी लेयर? एक तो डेटा लिंक लेयर और एक फिजिकल लेयर। पहले डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, फिर काम खत्म हो जाने के बाद में फिजिकल लेयर पे काम करता है। लेकिन अब आंसर डेटा लिंक लेयर लगाएं या फिजिकल लेयर लगाएं, है ना, ये बड़ी समस्या है। अब कुछ कैंडिडेट तो ये लगा देते हैं डेटा लिंक लेयर, कुछ लगा देते हैं फिजिकल लेयर। तो आंसर क्या होगा? पहले कौन सी लेयर आती है? फिजिकल आती है कि डेटा लिंक लेयर आती है? तो आप कहेंगे सर पहले तो फिजिकल लेयर आती है। क्या फिजिकल लेयर फिजिकल चीजों पे काम करती है, जैसे टोपोलॉजीज हो गया, केबल्स हो गई? जी हां। और डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस पर काम करता है। और जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा डेटा लिंक लेयर का? स्विच ब्रिज, ये डेटा लिंक लेयर पर काम करेगी। फिजिकल लेयर पर क्या काम कर रहा है? हब और रिपीटर। जब दोनों कड़ी फंस जाए तो आंसर होगा फिजिकल लेयर। याद रखिएगा, मॉडेम के केस में पहली प्राथमिकता, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज द फिजिकल लेयर। लेकिन अगर ये ऑप्शन में गिवन ना हो तो आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। बात समझ में आ गई? क्या यहां पर ऑप्शन में फिजिकल लेयर गिवन है? जी हां सर, गिवन है। अगर फिजिकल लेयर गिवन है तो कोई इसको तोड़ नहीं सकता, यानी तब 101% आंसर क्या होगा? फिजिकल लेयर होगा मॉडेम के केस में। समझ में आ गई बात? तो आपको याद क्या रखना है कि मॉडेम जो है वो फिजिकल पर भी और समय आने पर डेटा लिंक लेयर पर भी काम कर सकता है, लेकिन सही जवाब जो है वो फिजिकल है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर फिजिकल लेयर ऑप्शन में नहीं है तो फिर डेटा लिंक लेयर के साथ में आप जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो याद क्या रखना है? मॉडेम का मतलब फिजिकल लेयर, मॉडेम का मतलब फिजिकल लेयर, मॉडेम का मतलब फिजिकल लेयर। याद हो गया? वेरी गुड। अब जरा सब याद रखो, फिजिकल लेयर में क्या क्या आएगा?
हब, रिपीटर और मॉडेम, ये 3 डिवाइसेस काम कर रही हैं। डेटा लिंक लेयर पर क्या आएगा? 3 डिवाइसेस, स्विच, ब्रिज, 2 डिवाइस है ना, स्विच और ब्रिज। मॉडेम तो यहां आ गया, तो अब स्विच और ब्रिज कहां चला जाएगा? डेटा लिंक लेयर पे, है ना। ये तो हमेशा यूज होता है, स्विच और ब्रिज ऑलवेज यूज इन दी डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस के साथ। इसके बाद क्या है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर क्या आएगा? राउटर। ये तो आपको पता है। नेटवर्क लेयर में क्या आएगा? आईपी एड्रेस। कौन मैनेज करेगा? राउटर मैनेज करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में गेटवे। अब जितनी बची हुई लेयर है उन सब में गेटवे होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी गेटवे हो गया, सेशन में भी गेटवे हो गया, प्रेजेंटेशन में भी गेटवे हो गया और एप्लीकेशन में भी गेटवे हो गया। लेकिन एप्लीकेशन लेयर में गेटवे के साथ साथ प्रॉक्सी सर्वर भी आता है। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब सर्वर से पहले जो एक सर्वर लगता है प्रोटेक्शन के लिए, है ना, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉक्सी सर्वर। तो एप्लीकेशन लेयर पर 2 डिवाइसेस, एक गेटवे और एक प्रॉक्सी सर्वर। याद रहेगा? ये बस याद रखिएगा, हब, रिपीटर, मॉडेम, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, 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 प्रॉक्सी सर्वर इन एप्लीकेशन लेयर। एक और चीज याद रखनी है, क्या? कई बार एग्जाम में पूछते हैं एक्सेस पॉइंट किस लेयर पर काम करता है? एपीस, जिसको वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी आप बोलते हैं, है ना। देखा होगा आपने, कंपनीज में लगे होते हैं आपकी सीलिंग के साथ में, एपी जिसको बोलते हैं, वायरलेस एपी भी बोलते हैं। ये 2 लेयर पर काम करता है, फिजिकल और डेटा लिंक। यहां एक आंसर नहीं दे सकते, यहां दोनों देना होगा, फिजिकल प्लस डेटा लिंक बोथ। तो एक्सेस पॉइंट काम किस पर करेगा? फिजिकल पर भी और डेटा लिंक लेयर पर भी। ठीक, नेक्स्ट। अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल प्राइमरली वर्क्स एट विच ओएसआई लेयर? बताओ, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मुख्यतः किस ओएसआई परत पर काम करता है? पैकेट आ गया, फायरवॉल आ गया। वैसे तो फायरवॉल जो है वो कई लेयर्स पर काम करती है, लेकिन जब पैकेट के साथ में यूज करेंगे तो पैकेट का मतलब क्या होगा? आईपी एड्रेस, यानी नेटवर्क लेयर दिया है। जी हां, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। पैकेट यानी नेटवर्क, है ना, समझ गए होंगे आप। What name is given to a program in execution in terms of operating system? Very important one. ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में किसी प्रोग्राम को निष्पादन हेतु क्या नाम दिया जाता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? प्रोसेस। प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप है, अगर वो आपके मोबाइल में है तो वो एक प्रोग्राम है, लेकिन आपने अगर उस पर क्लिक कर दिया तो वो एग्जीक्यूशन में आ गया। अगर आपने उसको ओपन कर लिया तो वो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन हो गया। अब ये प्रोसेस बन गया। समझ में आया? आपके मोबाइल फोन में जो फेसबुक एप्लीकेशन है वो क्या है? प्रोग्राम। जब आपने उस फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन किया यानी एग्जीक्यूट किया, उसको खोला, तो वो क्या बन गया? प्रोसेस। क्योंकि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, एप्लीकेशन इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है प्रोसेस लाइफ साइकिल से। प्रोसेस लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं ये बताइए। पहली स्टेज कौन सी है, आखिरी स्टेज कौन सी है, दूसरी स्टेज कौन सी है? तो याद क्या रखना है कि प्रोसेस लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होती है ना। देयर आर 5 स्टेजेस इन प्रोसेस लाइफ साइकिल। कौन कौन सी? NRRWT, इस शॉर्टकट से याद रखिएगा। NRRWT यानी न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेज, वेटिंग स्टेज जिसको टर्मिनेशन भी या ब्लॉक बोलते हैं, वेटिंग या ब्लॉक, और लास्ट है आपकी टर्मिनेशन। तो क्या हो गया? NRRWT, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। याद रहेगा। 5 स्टेजेस कौन सी? न्यू। न्यू का मतलब जब कोई भी प्रोसेस, कोई भी सॉफ्टवेयर
हार्ड डिस्क में होता है तो उसे बोलते हैं न्यू स्टेज। जब वो रैम में आ जाता है हार्ड डिस्क से, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, ओपन करते हैं, तो कहां आ जाएगा? रैम में, तो वो रेडी स्टेज में आ गया। अब जब रेडी में आ गया तो अब सीपीयू एलोकेट होगा उसको, अब सीपीयू में वो जाएगा प्रोसेस करने के लिए, इसे बोलते हैं रनिंग स्टेज। जब वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस करने के लिए सीपीयू के पास पहुंच गया, अब अगर सीपीयू बिजी है तो क्या करेगा? प्रोसेस को रोक देगा कि वेट करो, या उसको ब्लॉक कर देगा। और जब सीपीयू इसको प्रोसेस कर लेगा तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, यानी स्वाहा हो गया, यानी जिस काम के लिए शुरू हुआ था वो काम इसने कर दिया। लॉग आउट भी बोल सकते हैं, टर्मिनेट भी बोल सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स याद रखिएगा प्रोसेस लाइफ साइकिल के। क्लियर है? वेरी गुड। What are the two major file system in Microsoft Windows? Microsoft Windows में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन से होते हैं? FAT32 एंड NTFS, HFS या UFS, XFS या EXT3, UDF या ZFS? करेक्ट आंसर आप जानते हैं, बहुत पॉपुलर है। विंडोज के केस में हमेशा फाइल एलोकेशन टेबल FAT का यूज होगा, FAT32, और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS। जैसे विंडोज 11 NTFS, विंडोज 10 NTFS, पुराने वाले विंडोज के वर्जन FAT32, फाइल एलोकेशन टेबल। तो याद रखिएगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के फाइल सिस्टम पर काम करता है? फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। पुराने वाले विंडोज के वर्जन FAT पे काम करेंगे और नए वाले विंडोज के जो वर्जन है वो NTFS पर काम करेंगे। विंडोज NT से लेकर विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी से लेकर उसके बाद में जितने भी OS आए वो NTFS फाइल सिस्टम थे, और जो विंडोज NT से पहले वाले थे वो FAT वाले थे, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट, HTTPS uses dash to encrypt normal HTTP request and response। बताइएगा। सामान्य HTTP अनुरोधों और प्रतिक्रियाओं को इनक्रिप्ट करने के लिए HTTPS डैश का उपयोग करता है। हम लोग जानते हैं HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन जब HTTP को हम इनक्रिप्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं HTTPS, जिसकी बात यहां पर हो रही है। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? SSL सर्टिफिकेट का, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट का। और अब SSL को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया है? TLS में, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में। तो इसका आंसर या तो SSL होगा या TLS होगा। क्या SSL गिवन है? नहीं। क्या TLS गिवन है? जी हां, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। HTTPS लेने के लिए कोई भी वेबसाइट को HTTP से HTTPS में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब आप SSL सर्टिफिकेट लेते हैं उसके लिए आपको पे करना होता है वेबसाइट को, डोमेन को। वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट पर सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, SSL सर्टिफिकेट। लेकिन अब सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई, और ये बढ़ी हुई सिक्योरिटी कहलाती है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट बताइए, डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ हार्डवेयर डिवाइस। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत फेमस भी है। डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है। हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं? हार्डवेयर यानी आपके पास एक गाड़ी है, और गाड़ी को कौन चलाएगा? या तो आपको खुद चलाना आता हो, या तो आप ड्राइवर रखेंगे। तो जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? ड्राइवर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। वेब कैम है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। प्रिंटर है, प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। स्कैनर है, स्कैनर का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। तो यानी हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ड्राइवर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। अरे ड्राइवर इज अ टाइप ऑफ व्हाट? अ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं ड्राइवर को, क्योंकि इसका होना कंपलसरी है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बताइए, BIOS is a dash used to provide runtime service
फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम के लिए रन टाइम सेवाएं प्रदान करने के लिए बायोस का उपयोग डैश किया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या नेटवर्किंग। आप सब जानते हैं कि बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस या बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम जो कि इनपुट और आउटपुट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बायोस। लेकिन ये है क्या? ये फर्मवेयर है। बायोस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। और अगर पूछा जाए कि बायोस कहां पर स्टोर होता है या कहां रहता है, तो आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी में, रोम में। बायोस का घर कौन सा है? बायोस एक सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है तो कहीं रहेगा। कहां रहेगा? ये रोम में, क्योंकि ये बूटिंग में मदद करता है। और बूटिंग में जो मेमोरी मदद करती है वो कौन सी है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ गया? अब ये फर्मवेयर क्या होता है? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ही तो फर्मवेयर बोलते हैं। कुछ याद आया? द इंस्ट्रक्शंस विच आर रिटन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। देखो फर्मवेयर के बारे में कुछ बातें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फर्मवेयर बोलते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका जो टीवी का रिमोट है या एसी का रिमोट है, ये क्या है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है? तो आप कहेंगे ये फर्मवेयर है, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो दैट इज कॉल्ड अ फर्मवेयर। इंस्ट्रक्शन रिटेन इन रोम आर कॉल्ड फर्मवेयर। रोम में लिखे गए निर्देशों को फर्मवेयर कहा जाता है ना। अभी मैंने आपको बताया कि वो इंस्ट्रक्शंस जिनको आप बदल नहीं सकते रीड ओनली मेमोरी में, दैट आर कॉल्ड द फर्मवेयर। आपने देखा होगा स्ट्रीट सिग्नल्स, है ना, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, देखे ना, ये भी क्या है? फर्मवेयर ही तो है। सीसीटीवी कैमरा क्या हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? बोथ फर्मवेयर है। ऐसे ही आपका बायोस भी क्या है? फर्मवेयर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ऑल्सो कॉल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ही हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो फर्मवेयर क्या है? एक प्रकार का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? बायोस, सीसीटीवी कैमरा, रिमोट्स, टीवी रिमोट, एसी रिमोट या लाइट वाले सिग्नल्स, है ना, जो आपके ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, दैट सिग्नल्स आर कॉल्ड फर्मवेयर। नेक्स्ट, डैश इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। बहुत आसान कह रहे, फास्ट मेमोरी बताइए। फास्ट तो होगा रजिस्टर, है ना। अगर फास्ट है तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। अब ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे कह रहा है दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। जो रैम और सीपीयू के बीच में है दैट इज कॉल्ड अ कैशे। जानते हैं ना, डैश एक अत्यंत तेज मेमोरी प्रकार है जो रैम और सीपीयू के बीच में बफर के तरीके से काम करता है, दैट इज कॉल्ड कैशे। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछते कि ऐसी कौन सी फास्ट मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर है, तो आंसर रजिस्टर हो जाता। नेम दैट फास्टेस्ट मेमोरी विच इज इनसाइड द सीपीयू, देन आंसर इज रजिस्टर। समझ में आया? लेकिन रैम और सीपीयू के बीच में क्या है? देखो, ये सीपीयू यानी प्रोसेसर है, ये मेन मेमोरी यानी रैम है ना। दिस इज योर रैम यानी मेन मेमोरी, और इन दोनों के बीच में आपका क्या है? दैट इज कॉल्ड अ कैशे मेमोरी। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। अब जरा इसके बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखना। क्या क्या? कैशे मेमोरी सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी होती, क्योंकि पहली फास्टेस्ट कौन सी हो गई? रजिस्टर। सेकेंड फास्टेस्ट क्या होगी? कैशे। कैशे के बाद क्या होती है? रैम, है ना। इसी अगर सीक्वेंस में आप बढ़े तो सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैशे, देन रैम। यही ऑर्डर तो होगा आपका। ये बात समझ में आ गई? रजिस्टर, देन कैशे, देन रैम। मेड अप ऑफ एसरैम। कैशे मेमोरी किससे मिलकर बनती है? स्टैटिक रैम से मिलकर बनती है, जो कि फास्टेस्ट है। प्लेस बिटवीन कैश मेमोरी को कहां रखा जाता है? सीपीयू और रैम के बीच में, है ना। अभी मैंने देखा था क्वेश्चन में
कि इट इज अ बफर बिटवीन अ सीपीयू एंड अ रैम, इन दोनों के बीच में होती है। क्लोज टू सीपीयू, ये सीपीयू के बेहद करीब होती है ना। क्लोज का मतलब करीब, सीपीयू के करीब होती है, लेकिन सीपीयू के अंदर कौन सी होती है? रजिस्टर। डेटा फाउंड, अगर सीपीयू ने कैश मेमोरी में डेटा को ढूंढा और डेटा मिल गया तो इसे बोलते हैं हिट, और अगर सीपीयू ने कैश मेमोरी में डेटा को ढूंढा और नहीं मिला तो इसे बोलते हैं मिस हो गया। डेटा नॉट फाउंड, दैट इज कॉल्ड मिस। और अगर डेटा मिस हो गया तो अब सीपीयू डेटा को कहां ढूंढेगा? रैम में, है ना, क्योंकि कैशे के बाद कौन आती है? रैम आती है। देखो, रैम, सीपीयू एंड रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी। तो अगर यहां डेटा नहीं मिलेगा तो कहां ढूंढेगा? रैम में ढूंढेगा। टेम्परेरी है कैश मेमोरी, रजिस्टर, ये सब कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी, वोलाटाइल इन नेचर। रैम भी कैसी है? टेम्परेरी है, वोलाटाइल इन नेचर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। बताया था प्रीवियस सेशन में। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब जो चीजें काम की हैं उनको अपने पास रखेंगे और जो चीजें काम की नहीं हैं उनको उठाकर रैम में रख देंगे। याद करो, जो बुक्स आपको चाहिए होती हैं वो आपके टेबल पर होती हैं, और जो बुक्स या नोटबुक आपके काम की नहीं होती उस समय उसको आप शेल्फ में रख देते हैं जाकर। या दैट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी लिमिटेड है, तो ये वही डेटा को अपने अंदर लेती है जो बार बार कंप्यूटर को चाहिए होता है, और जो नहीं चाहिए कंप्यूटर को उसको उठाकर रैम को दे देती है। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट बताइए, विच रैम यूज्ड इन कंप्यूटर्स और इन लैपटॉप? कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सी रैम का उपयोग किया जाता है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रैम या रोम? अब देखो, ईपी रैम तो होती नहीं, पूछ रहा है रैम, तो रोम भी होगा नहीं, बचा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो क्या कह रहा था? लैपटॉप में यूज होने वाली रैम कौन सी होती है? जल्दी से बता दो। लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में जो रैम यूज हो रही है, बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रैम। नहीं, डायनेमिक रैम, है ना। लैपटॉप और कंप्यूटर्स में, जो मोबाइल फोन्स में जो रैम यूज हो रही है वो कौन सी है? डायनेमिक है। स्टैटिक रैम का यूज तो हम लोग करते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए। याद आया? समझ में आ गया होगा? तो आंसर क्या होगा? डायनेमिक रैम, जो बार बार रिफ्रेश होती है, जिसे बार बार रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज अ डायनेमिक रैम। अब रैम कितने तरीके की होती है? 3 प्रकार की, स्टैटिक, डायनेमिक और एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम, और तीसरी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। समझ में आया? स्टैटिक रैम का यूज क्यों करते हैं हम लोग? जल्दी से बताओ। कैश मेमोरी को बनाने के लिए। डायनेमिक रैम का यूज क्यों करते हैं? लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स में डायनेमिक रैम। और एसडी रैम का यूज क्यों करते हैं? बताइए। डेट टाइम के लिए, सीमॉस बैटरी के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब जरा देख भी लो, स्टैटिक रैम कैश मेमोरी के लिए, डायनेमिक रैम लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या जो बार बार रिफ्रेश होती है, और आखिरी आपकी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम जो डेट और टाइम के साथ में सिंक होती है, जो सीमॉस बैटरी को इनिशिएट करने में मदद करती है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड सीमॉस। समझ में आ गया? अगला बताइए। इन डेटा लिंक लेयर डैश डिवाइस हैज ओनली 2 पोर्ट एंड डैश कैन हैंडल मैनी पोर्ट्स। बताओ। कह रहा है डेटा लिंक लेयर में ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें 2 पोर्ट्स होते हैं सिर्फ, और ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं? डेटा लिंक लेयर में उस डिवाइस का नाम बताइए जिसमें 2 पोर्ट्स हैं, और उस डिवाइस का नाम बताइए जिसमें कई सारे पोर्ट्स को संभाला जा सकता है।
अब डेटा लिंक लेयर जैसे ही आ गया तो हमें समझ में आ गया। अभी हमने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर पर दो डिवाइसेस काम कर रही हैं, स्विच और ब्रिज, बताया था अभी। तो डेटा लिंक लेयर में आंसर या तो स्विच होगा या ब्रिज होगा। अब मुझे यह बताओ कि कम पोर्ट वाली, जिसमें दो पोर्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ब्रिज। और जिसमें ज्यादा पोर्ट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्विच। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, ब्रिज कॉमा स्विच। स्विच कॉमा ब्रिज क्यों नहीं हुआ? ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि स्विच में दो पोर्ट्स थोड़ी ना होंगी, ब्रिज में दो पोर्ट होंगी, तो इसलिए स्विच कॉमा ब्रिज इज नॉट द राइट आंसर। ब्रिज जिसमें दो पोर्ट्स होते हैं और स्विच जिसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं, देख लीजिए, है ना, ये ब्रिज पोर्ट 1 पोर्ट 2, और ये देखिए स्विच 1 2 3 4 5, कई सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं। समझ में आ गया? ब्रिज कॉमा स्विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश एन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, यानी ये जो साइंटिस्ट हैं ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं लेकिन है इंडियन। होल्ड द कॉपीराइट फॉर द टर्म ईमेल, इन्होंने ईमेल का कॉपीराइट लिया हुआ है। एंड डेवलप्ड एन इंटर ऑफिस मेल सिस्टम इन 1978, इन्होंने ईमेल आईडी को 1978 में बनाया। एट द एज ऑफ ओनली 14, 14 साल की उम्र में। इनका नाम बताइए। डैश एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिनके पास ईमेल शब्द का कॉपीराइट है। उन्होंने 1978 में केवल 14 साल की उम्र में एक इंटर ऑफिस मेल सिस्टम विकसित किया। जानते हैं आप ईमेल के फाउंडर कौन है? मिस्टर रे टॉमलिंसन, लेकिन वो तो अमेरिकन है। लेकिन इंडियन बेस्ड अमेरिकन कौन है जो ईमेल के फाउंडर हैं? बिल्कुल सही, दैट इज मिस्टर शिवा अय्या दुरई, है ना। ये हैं इंडिया के ईमेल के पापा, मिस्टर शिवा अय्या दुरई। नमस्कार, कैसे हैं आप? समझ में आया? तो अगर सिर्फ अमेरिकन देते तो आंसर क्या हो जाता? रे टॉमलिंसन। और सबीर भाटिया कौन है? हॉटमेल के पापा, है ना। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। टिम बर्नर्स-ली www, HTTP, HTML के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक एंड सेक्टर, कौन सी मेमोरी में ट्रैक और सेक्टर के कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा का उपयोग किया गया है? स्टैटिक रैम में जी नहीं, हार्ड डिस्क में जी हां। हार्ड डिस्क में ही तो ट्रैक होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। और फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है हार्ड डिस्क में? डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। डिस्क को, हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना ही तो फॉर्मेटिंग कहलाता है ना। तो हार्ड डिस्क होगा सही जवाब। मैग्नेटिक टेप होगा क्या? जी नहीं। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD होगा क्या? जी नहीं, ये तो फ्लैश मेमोरी है ना। SSD कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ फ्लैश मेमोरी। करेक्ट आंसर इज हार्ड डिस्क, जिसमें आपके ट्रैक होंगे, सेक्टर होंगे और क्लस्टर होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस, बहुत आसान सा है लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता जरूर। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग गेमिंग के प्रोस्पेक्टिव से गेमिंग के लिए किया जाता है? स्पीकर जी नहीं, माउस नहीं, जॉयस्टिक यस। तो हम लोग गेमिंग के लिए जिस डिवाइस, जिस इनपुट डिवाइस, जिस पेरिफेरल डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड जॉयस्टिक। फॉर प्लेइंग गेम्स, है ना, बचपन में आपने खेला होगा, दैट इज कॉल्ड अ जॉयस्टिक, है ना। कुछ इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें ऑटो फायर स्विच लगा होता है, ट्रिगर लगे होते हैं ट्रिगर करने के लिए, स्टिक है, एडिशनल बटन दिए होते हैं, यहां पर बेस है, थ्रॉटल है, सक्शन कैप है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ जॉयस्टिक, दैट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। डैश इज डिफाइंड एज अ हार्डवेयर इंटरफेस डिजाइन्ड टू कनेक्ट अ ग्राफिक कार्ड एंड वीडियो कार्ड। बताइए, कह रहे उस हार्डवेयर इंटरफेस का नाम बताइए जिसकी मदद से आप ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। ग्राफिक कार्ड, एक ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड को कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हार्डवेयर इंटरफेस के रूप में परिभाषित किया गया है। एक है GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जी नहीं, ये तो CPU का ऑल्टरनेट है, ये हार्डवेयर इंटरफेस तो है नहीं। CPU हो नहीं सकता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा नहीं। HDMI हो नहीं सकता क्योंकि ये तब होगा जब एडवांस्ड ऑडियो वीडियो की बात करते,
तो HDMI हो जाता, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये भी नहीं होगा। आंसर इज AGP, एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट दैट इज AGP, ये है आपका ग्राफिक और वीडियो कार्ड लगाने वाला हार्डवेयर इंटरफेस दैट इज AGP, जो इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, है ना। ये है आपका एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर। मदरबोर्ड की दोस्तों अगर बात करें तो आप जानते होंगे कि मदरबोर्ड से जितनी भी बसेज होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, वो सब मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होती हैं। जितने भी पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में वो सब मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि मदरबोर्ड कितने तरीके का होता है। डैश और डैश दो तरीके बताने जो मदरबोर्ड के होते हैं, रिस्क और सिस्क जी नहीं, ये तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टाइप। रिस्क और सिस्क प्रोसेसर के टाइप्स, है ना, ये तो CPU यानी प्रोसेसर के टाइप हो गए, मदरबोर्ड के तो नहीं है। एड्रेस बस, डेटा बस, ये भी नहीं होगा क्योंकि बसेस के टाइप है आपके, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, वायर के टाइप्स हो गए। इंटेल और AMD ये तो प्रोसेसर होते हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। AT और ATX ये होगा सही जवाब। एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड ये मदरबोर्ड के टाइप्स। AT का मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ATX का मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, ये आपके टाइप्स ऑफ क्या है, मदरबोर्ड। समझ में आया? नेक्स्ट देख सकते, दिस इज द एक्सटेंडेड वन, दिस इज ATX नॉर्मल, है ना, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एंड दैट इज दिस इज द TX वन, है ना। नॉर्मल आपका ये जो AT दिख रहा है आपको, यही है आपका ये ATX, तो ये क्या होगा, आपके एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, याद रखिएगा इसको। व्हाट केबल कनेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव टू मदरबोर्ड, बताओ कौन सी केबल हार्ड डिस्क ड्राइव को मदरबोर्ड से जोड़ती है। HDMI केबल, DVI केबल, ईथरनेट केबल या SATA केबल। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, बहुत बढ़िया। हार्ड डिस्क ड्राइव टू मदरबोर्ड यानी हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, SATA केबल, पाटा केबल का, यानी आंसर क्या होगा, पाटा तो दिया नहीं है, SATA इज द करेक्ट वन। SATA का मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, आटा एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, S का मतलब SATA सीरियल एडवांस्ड, और पाटा होता तो पैरेलल हो जाता, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये जो आपको केबल दिख रही है ये कौन सी है, SATA केबल है ना। ऐसी आपकी पाटा केबल भी होती है जिसके द्वारा हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड से, तब ये काम करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन MS वर्ड। किसी भी वर्जन में पूछें कि बताओ MS वर्ड में कॉपीराइट लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+Shift+C नहीं, Ctrl+C+G नहीं, Alt+C+G नहीं, ACC। Alt+Ctrl+C is the right one to create a copyright symbol in MS Word. Alt+Ctrl+C for the copyright symbol. याद रखेंगे। Next, by default, Gmail lets you to undo a sent email for up to। कह रहे बाय डिफॉल्ट बताइए कि जीमेल जो आप मेल भेजते हैं क्या उसे अंडू कर सकते हैं। मेल आपने भेज दिया, क्या उसको वापस मंगवा सकते हैं कि रिसीवर को रिसीव ना हो, आपके पास में आ जाए। हाँ, मंगवा सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है कि अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने ये काम कर लिया तो हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहां पर जो टाइम सेट होता है अंडू करने का वो 5 सेकंड का होता है। लेकिन क्या इस 5 सेकंड को आप बदल सकते हैं? जी हां, जीमेल में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, वहां पर आपको फीचर मिलेगा, वहां से आप इसको 5 से 10, 20, 30 कर सकते हैं, 5 से हटा के 10 भी कर सकते हैं,
20 सेकंड भी कर सकते हैं, वो 30 सेकंड भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 5 होता है। यही पूछ रहा था, बाय डिफॉल्ट कितनी देर के अंदर आप उसको अंडू कर सकते हैं? विद इन 5 सेकंड, है ना। 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपने कर लिया तो वो रिसीवर को नहीं पहुंचेगा, अंडू हो जाएगा। लेकिन अगर 5 सेकंड निकल गए और आपने यहां चेंजेस भी नहीं कर रखे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप उसको अंडू नहीं कर पाएंगे, फिर सॉरी इग्नोर लिख के भेजना पड़ेगा। यस, इन बूलियन अलजेब्रा दिस एक्सप्रेशन इज विच लॉ? कह रहे बूलियन अलजेब्रा में a डॉट बी प्लस सी, क्या किया गया इसको? a डॉट बी और फिर प्लस a डॉट सी, यानी इसको ओपन कर दिया गया एक तरीके से, है ना। a को b के साथ मल्टीप्लाई a डॉट बी प्लस a डॉट सी, यानी ये क्या कॉम्यूटेटिव लॉ है? नहीं। क्या ये एसोसिएटिव लॉ है? जी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। याद आया आपको बूलियन अलजेब्रा में? यस, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इन्वर्जन लॉ जिसको नल लॉ बोलते हैं वो भी नहीं है। तो ये तो आपने लॉस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यस, ये बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, डी मॉर्गन्स थ्योरम से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आएगा ही आएगा। यहां से बताओ, कह रहे अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम टू दी एक्सप्रेशन w प्लस एक्स प्लस वाई जेड होल बार वी गेट। कह रहे अगर इस पे आप डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करो तो क्या आएगा? डी मॉर्गन की प्रमेय को व्यंजक यानी एक्सप्रेशन w प्लस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में फिर z होल बार पर लागू करने पर हमें क्या मिलेगा? क्या होता है? प्लस होता है तो प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस। और ये जो होल बार है ये इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी w बार x बार y बार z बार ये हो जाएगा, और प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस हो जाएगा। मिल गया आंसर? बिल्कुल सही, दिस इज द करेक्ट वन, है ना। देखो w बार x बार y बार प्लस की जगह पर क्या हो गया? यहां देखो मल्टीप्लाई का साइन, और ये मल्टीप्लाई है z, यहां क्या हो गया? प्लस का साइन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, है ना। उल्टा हो जाता है, डुअलिटी लग जाती है इस पे एक किस्म का, अगर आप बोलें तो दैट इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन कन्वर्ट किया जाता है इसको। अगला बताओ, अप्लाइंग द डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन, नॉर को नैंड गेट में कन्वर्ट करते हैं, नैंड को नॉर में, है ना, यही तो कॉन्सेप्ट है इसका। बताओ, डी मॉर्गन्स की प्रमेय का व्यंजक जहां a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल बार क्या होगा? पहली बात तो इनके ऊपर जो बार है वो इंडिविजुअल हो जाएगा, है ना, अलग अलग बार हो जाएगा, a बार b बार c बार d बार, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d। कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, है ना। देखो यही तो है, a बार b बार c बार d बार और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। समझ में आ गया डी मॉर्गन्स थ्योरम। नेक्स्ट, मिन टर्म करस्पॉन्डिंग टू डेसिमल नंबर 15, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करो, दशमलव संख्या 15 का अनुरूप न्यूनतम पद ज्ञात करो। क्या फाइंड करना है? मिन टर्म किसका? डेसिमल नंबर 15 का। ऑप्शंस में क्या दे रहा है? ए बी सी डी के फॉर्मेट में, यानी सबसे पहला काम आपका क्या होगा? ये जो 15 दिया हुआ है इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल में गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? और ABCD गिवन है, यानी 4 बिट में 15 को ABCD फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं? 1 2 4 8, 1 2 4 8 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 15, यानी डेसिमल नंबर गिवन है ABCD। ABCD 15 का मतलब आपको क्या चाहिए? 1 2 4 8, यानी 4 बिट को प्लस करेंगे तो 15 आएगा। 1 + 2 + 4 + 8 तो क्या आ जाएगा? 15 का मतलब ABCD में क्या लिख सकते हैं? 1 1 1 1। अब क्या पूछ रहा था? मिन टर्म। हमें पता होना चाहिए मिन टर्म में क्या होता है। ABCD को 1 लिखेंगे और A बार B बार C बार D बार को 0 से मेंशन करेंगे, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? 1 1 1 1 1,
जीरो तो है ही नहीं कहीं पर। तो 1 का मतलब क्या होता है, ए, यानी बिना बार वाला। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। अगर मान लो 15 की जगह पर हमने कह दिया कुछ और नंबर होता है ना, जैसे आपका नंबर होता 3, 15 की जगह पे 3 दिया होता, तो क्या हो जाता है, यहां पर 1 1 हो जाता, और यहां पर क्या होता, आपका 0 0 हो जाता है ना। 3 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर 15 की जगह पर यहां पर 3 होता तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 + 2। 3 का जो बाइनरी नंबर है वो क्या है, 1 1 है, और यहां क्या हो जाता, 0 0, तो 0 0 1 1 हो जाता। अब 0 0 की जगह पर हम क्या लिखते, 0 0 का मतलब ए बार, यानी ये होता आपका ए बार बी बार सी डी, क्योंकि 0 0 की जगह पर आपको बार में रिप्रेजेंट करना है, तो ए बार बी बार और सी डी आपका 1 1 है, तो सी डी हो जाता। लेकिन यहां पर सभी 1 है, तो सभी 1 का मतलब कि नॉर्मल ए बी सी डी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको बना के रखना पड़ेगा, है ना। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, है ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही स्किल आपके अंदर डेवलप होगी, है ना। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का 51 नंबर का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। करो। इंडियन व्हाट्सएप ऑल्टरनेटिव डेवलप्ड बाय जोहो इज, जोहो द्वारा विकसित भारतीय व्हाट्सएप विकल्प क्या है, और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। जोहो रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग न्यूज है। नेक्स्ट सेशन में आपको जोहो के बारे में ही बता देंगे। जरा बताओ, इंडियन व्हाट्सएप जोहो द्वारा विकसित, जोहो क्या है, भारतीय कंपनी जोहो, विकसित भारतीय व्हाट्सएप विकल्प। अब व्हाट्सएप का विकल्प बनाना जरूरी हो गया, आप जानते हैं अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, है ना। व्हाट्सएप किसका है, अमेरिका का, जैन कोयुम के द्वारा डेवलप किया गया, ब्रायन एक्टोन के द्वारा डेवलप किया गया व्हाट्सएप। तो अब जोहो कंपनी ने क्या डेवलप किया है इंडिया के लिए, संदेश अरटा, जियो चैट या हाइक, है ना। यह आता है, बताएंगे नहीं, क्या है इसका नाम, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उम्मीद है कि आप इससे अवेयर होंगे। यस, कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स इफ यू आर अवेयर अबाउट दी सेम। कैसा लगा आपको आज का सेशन, उम्मीद है कि बड़ा ही मजेदार लगा होगा, है ना, और बड़े पेशेंस के साथ अपने सारे क्वेश्चंस को समझा होगा, सब कॉन्सेप्ट को समझा होगा, और तैयार कर रहे होंगे अपने आप को युद्ध में लड़ने के लिए, है ना। फाइनली एग्जाम देना है आपको, और उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है ना। इस बात को आप समझ रहे होंगे, पेपर का लेवल बेसिक टू एडवांस आता है, काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास अगर आप करते रहेंगे, लगातार कंसिस्टेंसी अगर आप बना के रखेंगे, तो नो डाउट अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आप देख रहे होंगे कि इतना भी टफ नहीं है, बहुत आसानी से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। दूसरों से बेहतर ही करना है आपको, है ना, तभी सिलेक्शन होगा। तो बेहतर करने के लिए एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, इधर उधर भटकने से बचेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, है ना, वही हेल्प करेगा आपको। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई या प्रोग्रामर ग्रेड 2 को लेकर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट कोर्सेस को भी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से पूरा कवर करते हुए पढ़ाया जाता है ना। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज भी सारे कवर किए जाते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को, लिंक आपको कमेंट सेक्शन या चैट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नए सेशन के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ, कुछ और सरल टफ मॉडरेट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।